स्टूडेंट, आज मैं आपको लेकर आया हूँ CMAD में। हम पढ़ रहे थे कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन लेबर इन इंडिया, यानी कि भारत में निर्माण श्रमिकों की स्थिति क्या है, कैसे कैसे क्या क्या मिलते हैं। ये हम पढ़ चुके थे, यह मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया था। इसके बारे में हमने जो डिस्कशन किया, जो हमने पढ़ा, वो मैं आपको बताऊँगा। श्रमिक को दे मजदूरी, ये हम पढ़ चुके थे कि इंडिया के अंदर श्रमिकों की क्या मतलब क्या वो रह गई है, क्या मतलब कैसे क्या स्टेज है श्रमिकों की। फिर हम पढ़ेंगे श्रमिकों को दे मजदूरी, जो हम उनकी मजदूरी देते हैं वो क्या क्या कैसे होते हैं। तो श्रमिकों की दे मजदूरी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि क्या है। श्रमिकों की दे मजदूरी के बारे में, बेसिस पेज टू वर्कर। हम जो श्रमिकों को दे मजदूरी देते हैं, किसी श्रमिक को उसके द्वारा किए गए श्रम के बदले उपयुक्त धन देना श्रमिक की मजदूरी कहलाता है। श्रमिक अपनी मेहनत श्रम बेचता है और मालिक उसे मेहनताना देकर खरीदता है। इस प्रकार ये दो व्यक्तियों के बीच एक सौदा होता है, परंतु इस सौदे में निजी स्वास्थ्य और मानव वृत्ति घुस जाती है। मालिक कम मजदूरी देकर श्रमिक से अधिक काम लेना चाहता है, जबकि श्रमिक कम काम करके पूरी मजदूरी प्राप्त करना चाहता है। यानी दोनों के ही अंदर एक अलग अलग तरह की मानसिकता होती है। जो मालिक होता है वो आप कम से कम मजदूरी में कम से कम पैसे देकर ज़्यादा से ज़्यादा काम कराना चाहता है, और हमारा जो श्रमिक होता है वो कम से कम काम करके ज़्यादा मजदूरी लेना चाहता है। तो दोनों के अंदर एक मनोवृत्ति घुस जाती है, और श्रमिक कम काम करके पूरी मजदूरी प्राप्त करने चाहता है। मजदूरी के अतिरिक्त विशेष वर्ग में श्रमिकों को अनेक सुविधाएं जैसे छुट्टी, चिकित्सा भत्ता, आवास भत्ता, यात्रा बोनस इत्यादि भी देय होता है। देय मजदूरी के प्रकार प्रकार क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वेजेस। देय मजदूरी दो प्रकार की होती है। एक होता है हमारा नॉमिनल वेजेस, एक होता है हमारा रियल वेजेस। नॉमिनल वेजेस क्या है? श्रमिक को श्रम के बदले जो मजदूरी नगद धन के रूप में दी जाती है, समान मजदूरी कहलाती है। इसमें कोई धन अन्य लाभ भत्ता सम्मिलित नहीं होता। मजदूरी के अतिरिक्त श्रमिक को दिए जाने वाले अन्य लाभ व सुविधाएं जैसे आवास भत्ता, अवकाश, चिकित्सा भत्ता, बोनस इत्यादि सुखकर मजदूरी कहलाते हैं। ये लाभ श्रमिक के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक होते हैं। फिर है मजदूरी भुगतान की पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ बेसिस पेमेंट। श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान निम्न दो आधारों पर किया जाता है: समय दर भुगतान टाइम रेट बेसिस पेमेंट और कार्य दर भुगतान पीस रेट बेसिस पेमेंट। समय दर भुगतान पद्धति क्या होती है? इस पद्धति में श्रमिक को इकाई समय प्रति घंटा, दिन, सप्ताह, महीने की दर से मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इस अवधि में उसके द्वारा किए गए कार्य को पैमाइश मापतोला नहीं की जाती, परंतु प्रगति का संतोषजनक होना जरूरी है। यह पद्धति काफ़ी पुरानी और अधिक प्रचलित है। इस पद्धति में कार्य के परिमाण की अपेक्षा कार्य की मानकता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। नंबर 2, कार्य दर भुगतान पद्धति। इस पद्धति के पूर्ण किए गए कार्य जॉब के आधार पर श्रमिक को भुगतान किया जाता है। इसमें कार्य की अवधि का विचार नहीं किया जाता, परंतु कार्य की गुणवत्ता स्वीकार होनी चाहिए। कार्य दर का निर्माण अनुभव के आधार पर किया जाता है। स्पष्टता के लिए मान लो एक चिनाई मिस्त्री दिन के 8 घंटे कार्य करने के लिए 240 मजदूरी मांगता है, और इस अवधि 8 घंटों में वह कितनी चिनाई करता है, यह स्पष्ट करना आवश्यक नहीं है कि यह समय दर भुगतान पद्धति का उदाहरण है। कार्य दर पद्धति एक अन्य चिनाई मिस्त्री अथवा वही व्यक्ति 500 ईंटें दीवार रूप में लगाने के लिए 240 मांगता है। इसके लिए चाहे वह 8 घंटे कार्य करे अथवा इसे 6 घंटे में ही निपटा दे, यह कार्य दर भुगतान पद्धति कही जाती है। समय दर तथा कार्य दर भुगतान पद्धति में तुलना, क्या तुलना है? तो गुण दोष के आधार पर की जाती है। सबसे पहले मैं बात करूं प्रणाली, टाइम रेट बेसिस। यह एक सरल पद्धति है जो अनपढ़ श्रमिकों को तुरंत समझ में आ जाती है। कार्य की पैमाइश नापतोल करके देय मजदूरी की गणना की जाती है। यानी जब काम हो जाता है, अगर ठीक ठाक हुआ है तो मजदूरी की दी जाएगी और उसी के बेसिस पे दी जाएगी। श्रमिकों को कार्य की पैमाइश का ज्ञान होना चाहिए। गुणता, कार्य की गुणवत्ता बनी रहती है क्योंकि श्रमिक अधिक उत्पादन की चेष्टा नहीं करते और कार्य की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। जितना अधिक कार्य होगा उतने ही मजदूरी अधिक मिलती है, परंतु कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है। फिर एक कार्य, श्रमिक अधिक पीड़ित नहीं होता, वह सामान्य गति से कार्य करता है। भुगतान, श्रमिकों में ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती क्योंकि सभी को समान भुगतान में होता है, चाहे कार्य कितना भी किया गया हो। श्रमिक अपनी देह से क्षमता से अधिक काम लेता है, अतः उसे शारीरिक कष्ट होता है। जो श्रमिक अधिक काम करके दिखाता है
अधिक पाता है, अतः अन्य श्रमिक में दोष जगता है। ठीक है। उत्कृष्टता, कलात्मक व यादगारी या कार्यों के लिए यह पद्धति अपनाई जा सकती है। शीघ्र संपूर्ति वाले सामान्य कार्यों के लिए ठीक रहती है। निगरानी, श्रमिकों पर निगरानी रखनी पड़ती है क्योंकि वे कार्य में ढील ले आते हैं। अधिक कार्य के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। श्रमिकों पर निगरानी की विशेष आवश्यकता नहीं है क्योंकि अधिक कार्य पर अधिक मजदूरी मिलती है, जो स्वयं में प्रोत्साहन है। फिर है पहचान। अच्छे बुरे श्रमिक की पहचान नहीं हो पाती क्योंकि सभी का भुगतान समान है। अच्छा श्रमिक शीघ्र पहचान में आ जाता है। संतुष्टि, अच्छे श्रम का पूरा मुहिंताना नहीं मिलता, अतः अच्छा कार्य करने वाला श्रमिक असंतुष्ट रहता है। इस पद्धति में मालिक तथा मजदूर दोनों संतुष्ट रहते हैं। मालिक को धन का तथा मजदूर को श्रम का पूरा मूल्य प्राप्त होता है। प्रगति, उत्पादन दर घटती है, बढ़ती नहीं है। उत्पादन दर बढ़ता है क्योंकि अधिक काम करने पर श्रमिक अधिक पाता है। उपयुक्तता, ऐसे कार्यों के लिए जिनकी पैमाइश की आवश्यकता नहीं है, यह पद्धति उपयुक्त नहीं है। जिन कार्यों की पैमाइश नाप तौल की जा सकती है, यह पद्धति ठीक रहती है। फिर है निर्माण उद्योग से संबंध, ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन कनेक्टेड विद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। ठीक है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, कार्मिक संघ या ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन क्या है? श्रमिकों तथा कामगारों ने अपनी सेवाओं का अधिकतम मूल्य प्राप्त करने तथा अपने हितों की रक्षा करने के लिए अपनी इच्छा से आपस में मिलकर संगठन बनाए, जो ट्रेड यूनियन कहलाते हैं। क्योंकि अकेला व्यक्ति अपने हक और हितों के लिए मालिकों, प्रबंधकों से संघर्ष नहीं कर पाता। वह तो अपनी जॉब और जीविका के चक्कर में ही फंसा रहता है। फिर अकेले आदमी की बात में इतना जोर प्रभाव नहीं होता, अतः वह अन्य श्रमिकों को अपने साथ मिलाकर ट्रेड यूनियन बना लेता है और ये यूनियन ऐच्छिक होती है और एक संस्था उद्योग से अधिक ट्रेड यूनियन हो सकती है। ट्रेड यूनियन को चलाने के लिए प्रत्येक सदस्य से शुल्क, मेंबरशिप फीस ली जाती है। ट्रेड यूनियन मालिकों और श्रमिकों के मध्य कड़ी का काम करता है। दोनों पार्टियों को वार्तालाप के लिए आमने सामने एक मंच पर लाती है। ट्रेड यूनियन जहां श्रमिकों के हक की बात होती है, वहाँ उनके मालिकों तथा उद्योगों का हित भी देखना चाहिए, क्योंकि पेड़ के हरा भरा रहने पर ही उसकी डाल पर बैठा पक्षी प्रसन्न रह सकता है। भारत में सर्वप्रथम स्थायी तौर पर 1918 में अहमदाबाद के एक कपड़ा मिल के कुछ श्रमिकों ने मिलकर एक ट्रेड यूनियन बनाई। हालांकि 1877 व 1884 में भी नागपुर, बम्बई के कुछ कपड़ा मिलों द्वारा मजदूरों ने अपने वेतन में सुधार की मांगें रखी थीं। भारत सरकार ने सन 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पास किया। अब सभी ट्रेड यूनियन इस एक्ट के अंतर्गत आती हैं। इस ट्रेड यूनियन में एक्ट 1928, 1942 तथा 1964 में संशोधित किया गया। ट्रेड यूनियन के कृत्य, फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन के मुख्य फंक्शन है, सबसे पहले यह मालिकों तथा श्रमिकों के मध्य एक प्रभावकारी कड़ी का कार्य करती है। दूसरा, श्रमिकों के वेतनमान, सुविधाओं तथा कार्य परिस्थितियों में सुधार के लिए नियुक्त से वार्तालाप करती है। थर्ड पॉइंट होता है, यह मालिकों के सम्मुख श्रमिकों की कठिनाई, समस्याएं विधिवत ढंग पर रख सकता है। मालिकों द्वारा श्रमिकों के उत्पीड़न को कम कराती है। श्रमिकों को अधिक सुविधाएं दिलाने के लिए मालिकों पर जोर डालती है और आवश्यक होने पर धरना हड़ताल का आह्वान करती है। यह श्रमिकों में भाव उत्पन्न करती है, श्रमिकों को एक परिवार के रूप में सुरक्षा प्रदान करती है, श्रमिकों के कल्याण के विभिन्न कार्यक्रम अपनाती है, प्रेरित श्रमिकों को आवश्यक होने पर कानूनी सलाह प्रदान करती है, श्रमिकों को दुर्घटना, बीमारी, हड़ताल, तालाबंदी के समय आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ट्रेड यूनियन का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन कैसे होती है? ट्रेड यूनियन क्या है? यानी कि श्रमिक क्या होते हैं, एक अपना इकट्ठा मजूम बना लेते हैं। ठीक है, तो उसी को ट्रेड यूनियन की इधर में पैसे भी खर्च होते हैं, एक दूसरे की बात रखी जाती है। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे एक साथ होकर वर्क करते हैं, तो 15 वर्ष से अधिक आयु वाले कोई भी 7 अथवा इससे अधिक श्रमिक मिलकर अपनी यूनियन बना सकते हैं। ऐस यूनियन को रजिस्टर के कार्यालय से पंजीकृत कराना आवश्यक है। पंजीकृत यूनियन को कुछ नियमों व उपनियमों का पालन करते हुए कार्य करना होता है। यदि कोई यूनियन उन उपनियमों का सत्यापता से पालन नहीं करती तो उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है। पंजीकरण ट्रेड यूनियन के अधिकार तथा दायित्व
एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रेड यूनियन। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। पंजीकृत यूनियन के मुख्य अधिकार और दायित्व निम्नलिखित हैं। ट्रेड यूनियन अपना नाम और उद्देश्य स्पष्ट रूप से घोषित करेंगे। ट्रेड यूनियन के 50% सदस्य उस उद्योग कारखाने में वास्तविक रूप से कार्य करते हैं। वास्तविक रूप से कार्य करते हैं, ठीक है, वास्तविक रूप से कार्य करते हैं जिससे वह संबंध रखती है। यूनियन की कार्य समिति 6 माह में एक बार अवश्य बैठक करेगी। यूनियन के फंड वैध कार्यों पर व्यय किए जाएंगे। इसका लेखा वर्ष में एक बार चार्टेड लेखा परीक्षक द्वारा जांच करवाना होगा। हड़ताल धरना आदि के संबंध में यूनियन को स्पष्ट नियम बनाने होंगे और इनके अपनाने के लिए पर्याप्त कारण एकत्रित करने होंगे। यूनियन की वैध गतिविधियों को किसी चार्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। मालिकों को 3 माह के भीतर पंजीकृत यूनियन को मान्यता देनी होगी। उद्योगपति प्रबंधक को अपने संस्थान से संबंधित ट्रेड यूनियन की शिकायतों पर उचित ध्यान देना होगा और यूनियन के पत्राचार का समुचित उत्तर देना होगा। तो ये सारे हमारे टर्म्स थे। यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि यूनियन को कैसे कैसे हमें चलाना है, कैसे कैसे वर्क करना है। उद्योगपति प्रबंधक यूनियन के संगठन में कोई दखल नहीं देंगे और इसके कार्यकलापों को प्रभावित करने की चेष्टा नहीं करेंगे। पंजीकृत ट्रेड यूनियन के किसी पदाधिकारी को रजिस्ट्रार निम्न कारण से आयु घोषित कर सकता है। उसकी आयु 18 वर्ष से कम है। किसी चारित्रिक अपराध के कारण न्यायालय से कारावास की सज़ा मिली है। न्यायिका सज़ा काटने के बाद 5 वर्ष तक ऐसी दोषी यूनियन का कोई पद ग्रहण नहीं कर सकता। भारत की मुख्य ट्रेड यूनियन, इम्पोर्टेंट ट्रेड यूनियन इन इंडिया। भारत में अनेक ट्रेड यूनियन हैं। लगभग सभी उद्योगों, कारखानों, मिलों, संस्थाओं, सार्वजनिक कंपनियों में एक एक अथवा अधिक यूनियन बनी हुई है। छोटी यूनियन अपने कार्यकलापों को अधिक प्रभावकारी बनाने तथा सुरक्षा प्राप्त करने के लिए प्रायः राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर की यूनियनों से अपने को संबद्ध कर लेती है। अधिकतर बड़ी यूनियन देश की मुख्य राजनीतिक पार्टियों द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है। मुख्य ट्रेड यूनियन निम्नलिखित है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ALTUC। यह यूनियन 1919 में अमृतसर में बनाई गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष पंजाब केसरी लाला लाजपत राय थे। अब यह यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव में है। फिर है भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, NTU। इस यूनियन को की 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय कल्पना की गई थी, जो 1947 में बनाई गई। यह यूनियन अब कांग्रेस आई के प्रभाव में है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, UTC। यह यूनियन 1949 में बनाई गई थी। यह यूनियन वामपंथी दलों से प्रभावित है। फिर है फोर्थ, भारतीय मजदूर संघ। भारतीय मजदूर संघ क्या है? BMS। यह यूनियन भारतीय जन संघ द्वारा स्थापित की गई थी और भारतीय जनता पार्टी से संरक्षण प्राप्त करती है। हिंद मजदूर सभा, HMS। इस यूनियन की 1948 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा स्थापना हुई थी और समाजवादी पार्टी के प्रभाव में है। फिर श्रमिक कल्याण, लेबर वेलफेयर। नियोक्तों मालिकों द्वारा श्रमिकों को उनकी निर्धारित सामान्य मजदूरी के अतिरिक्त प्रदान की गई सुविधाएं श्रमिक कल्याण कहलाती है। इन सुविधाओं को देने का उद्देश्य श्रमिकों को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक व सामाजिक पीड़ा को कम करना तथा उन्हें सुखद औद्योगिक वातावरण उपलब्ध कराना, ताकि वे निजी तथा पारिवारिक चिंताओं से मुक्त होकर अधिक लगन से अपना कार्य संपन्न करें और अपने आप को उद्योग का एक अभिन्न घटक मानें। श्रम कल्याण के निम्नलिखित 3 पहलू मुख्य हैं। मानविक, सामाजिक, आर्थिक। मानविक पहल के अंतर्गत श्रमिकों को ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो वे निम्न मजदूरी पाने के कारण स्वयं अर्जित नहीं कर पाते, जैसे सुरक्षा बीमा, भविष्य निधि, ठीक है, शीश घर। फिर है सामाजिक पहलू के अंतर्गत श्रमिकों को कार्य तथा समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न की जाती है। इसके लिए श्रमिकों का सामाजिक स्तर ऊपर उठाया जाता है और उन्हें उच्च प्रशिक्षण दिया जाता है। श्रमिकों को क्लबों, खेल मैदानों, वाचनालयों, पुस्तकालयों आदि को सुविधाएं दी जाती हैं। फिर है आर्थिक पहलू के अंतर्गत श्रमिकों में मितव्ययिता तरीके अपनाकर उत्पादन बढ़ाने की इच्छा डाली जाती है, ताकि वे समय को व्यर्थ ना जाने दें। आर्थिक सहायता के अंतर्गत श्रमिकों को बोनस, पुरस्कार, चिकित्सा भत्ता आदि प्रदान किए जाते हैं। फिर श्रम कल्याण सुविधाएं
लेबर वेलफेयर समिति। श्रमिक कल्याण के अंतर्गत निम्न निःशुल्क चिकित्सा, सस्ते भत्ते, कैंटीन, सुरक्षा, तो ये सारी चीज़ें ही करते हैं। हाउसिंग, आवास भी देते हैं, परिवहन सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन, चिकित्सा सुविधा, मेडिकल, ठीक है, शैक्षिक सुविधा, प्राइमरी एजुकेशन। श्रमिकों के बच्चों के लिए उनके आवास के निकट प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उनके अच्छे नागरिक बन सकें। कैंटीन सुविधा, श्रमिकों के लिए फैक्ट्री के अंदर कैंटीन सुविधा होनी चाहिए ताकि उनकी सस्ती दरों पर जलपान उपलब्ध करा सकें। सहकारी स्टोर, कोऑपरेटिव स्टोर, श्रमिक बस्ती में अथवा बड़े संस्थानों में सहकारी भंडार व सुपर बाजार खोले जाएं जहां पर मजदूरों को उचित दर पर दैनिक उपभोग की वस्तुएं मिल सकें। स्वच्छता सुविधाएं, सैनिटेशन, श्रमिक कल्याण की यह एक मुख्य धारा है। श्रमिकों को कार्यस्थल पर हाथ मुंह धोने, पेयजल, मूत्रालय, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। इन कक्षों की प्रतिदिन साफ सफाई, धुलाई होनी चाहिए। स्त्री श्रमिकों के लिए अलग से प्रसाधन कक्ष निर्धारित होने चाहिए। फिर है मनोरंजन सुविधा, रिक्रिएशंस, थके हारे श्रमिकों को मनोरंजन की आवश्यकता पड़ती है। श्रमिकों के स्वच्छ मनोरंजन के लिए उनकी बस्ती में सिनेमा शो, कठपुतली, नाच, भांगड़ा इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए। श्रमिकों को साफ सुथरी फिल्में, सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाए जाएं। मनोरंजन से मनुष्य का मानसिक तनाव कम होता है। कर्मचारियों, श्रमिकों के लिए खेलकूद कार्यक्रम का आयोजन भी होना चाहिए। फैक्ट्री ड्रेस, श्रमिकों को प्रबंधकों की ओर से फैक्ट्री ड्रेस मिलनी चाहिए। ड्रेस पहनने से श्रमिकों में राहत भाव जागता है और वे अधिक संयोग से कार्य करते हैं, यानी एक जैसे जब दिखेंगे तो एकता से काम भी करेंगे। आर्थिक सहायता, फाइनेंशियल एड, श्रमिकों को आर्थिक कठिनाई दूर करने के लिए वेतन के अतिरिक्त उन्हें ब्याज मुक्त ऋण, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन, लाभांश इत्यादि मिलने चाहिए। बड़ी कंपनियों को अपने कर्मचारियों को कंपनी के शेयर देने का प्रावधान भी होना चाहिए। फिर है निर्माण स्थल पर श्रमिक कल्याण व्यवस्था, लेबर वेलफेयर प्रोविजंस एट कंस्ट्रक्शन साइट। निर्माण स्थल पर निम्न श्रम कल्याण व्यवस्था श्रमिकों को अधिक परिश्रम से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सबसे पहले कार्यस्थल पर सामाजिक तत्वों से सुरक्षित हो ताकि श्रमिक चिंतामुक्त होकर अपना कार्य कर सकें। कार्यस्थल पर रोशनी, हवा, पानी की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। श्रमिकों के कार्य घंटे निर्धारित हों। श्रमिकों को मध्यांतर में भोजन करने, कपड़े बदलने, तनिक विश्राम करने के लिए उपयुक्त स्थान निर्धारित हो। कार्यस्थल पर स्नान करने, कपड़े धोने और पीने के लिए पानी संतोषजनक व्यवस्था हो। निर्माण करते समय श्रमिक मिट्टी, गारे, मसाले, धूल इत्यादि से पड़ जाते हैं। छोटे बच्चों, शिशुओं के लिए बाल बाड़ी का प्रावधान हो ताकि स्त्री श्रमिक ड्यूटी के समय अपने बच्चों को भी वहां छोड़ सके और निश्चिंत होकर कार्य कर सके। निर्माण स्थल पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी होनी चाहिए क्योंकि सिविल निर्माण में चोट फैट लगने का भय सदा बना रहता है। श्रमिकों को दुर्घटना, बाढ़, अग्निकांड, भूस्खलन होने पर सुरक्षा तथा बचाव उपाय का प्रशिक्षण देना चाहिए और आवश्यक सुरक्षा सामग्री उपकरण कार्यस्थल पर उपलब्ध रहने चाहिए। कार्यस्थल पर कार्य की समाप्ति के पश्चात स्वच्छ मनोरंजन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। फिर लेबर लीगलाइजेशन, श्रमिक अधिनियम एक्ट है कि श्रमिक की क्या क्या एक्ट थे। श्रम का महत्व बनाए रखने तथा श्रमिकों को न्याय तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने श्रम अधिनियम पारित किए। श्रमिकों के हितों की रक्षा करने तथा लालची भ्रष्ट मालिकों द्वारा शोषण बंद करने के लिए और श्रमिकों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए ये कानून आवश्यक है। ध्यान रहे, श्रमिक भी एक मनुष्य है, कोई मशीन या घोड़ा नहीं है। उसकी भी काम करने की अपनी क्षमता तथा सीमा है तथा अपने परिवार के प्रति उत्तरदायित्व भी है। उसमें भी प्रबंधकों तथा अपने काम के प्रति रोष, प्रतिहिंसा व अहितकर भावनाएं पनप सकती हैं। सरकार ने इस सच्चाई को पहचानना है और श्रमिक कल्याण की कई एक्ट अधिनियम बनाए हैं। इस सिविल अभियंता को इन अधिनियमों की जानकारी आवश्यक है। मुख्य अधिनियम निम्नलिखित हैं। वेतन भुगतान अधिनियम 1936 में, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, न्यूनतम वेजेस अधिनियम 1948 में, मिनिमम वेजेस एक्ट, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 में, वर्कमैन्स कॉम्पनसेट एक्ट, ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 में, कंस्ट्रक्शन लेबर एक्ट। वेतन भुगतान अधिनियम क्या है, पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट क्या है। यह अधिनियम श्रमिकों को देय वेतन का संचालन करता है ताकि श्रमिकों को वेतन नियमित रूप से
समय पर मिलता रहे और मजदूरी में कटौती को भी नियंत्रित करता है। यह अधिनियम 1936 में बना था और वर्तमान रूप में 1977 में संशोधित किया गया। वेतन भुगतान अधिनियम 1000 प्रति मास तथा पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होता है। यह पुरानी सीमा है। नए वेतन सीमा श्रम विभाग से ज्ञात करें। इस अधिनियम की मुख्य बातें निम्न हैं। वेतन, मजदूरी, प्रोत्साहन, धनराशि, बोनस इत्यादि वेतन के अंतर्गत आते हैं, परंतु यात्रा भत्ता, आवास भत्ता, पानी, बिजली, चिकित्सा सहायता, अनुदान, भविष्य निधि, पेंशन इत्यादि इसमें सम्मिलित नहीं है। फिर है हमारा वेतन भुगतान। नियोक्ता प्रबंधकों द्वारा श्रमिकों को अगले मास की 7 तारीख तक इनकी मजदूरी वेतन का भुगतान करना होगा। यह भुगतान करेंसी नोट सिक्कों की शक्ल में होगा। छटनी, किसी श्रमिक को काम पर से हटाए जाने पर उसे 48 घंटे के भीतर देय मजदूरी का कुल भुगतान करना होगा। कटौतियाँ, वेतन में से निम्न के अतिरिक्त कोई अन्य कटौती नहीं की जाएगी। पहली, कार्य से अनुपस्थित दिनों का वेतन, जुर्माना यदि कोई हो, मकान किराया, बिजली, पानी, सीवर आदि का चार्ज, अग्रिम एडवांस ऋणों की वसूली की किस्त, श्रमिक की लापरवाही के कारण संस्थान को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति की राशि, भविष्य निधि बीमा की किस्त, आयकर यदि लागू होता है। तो ये सारे टर्म्स कटौतियाँ, ये सारी चीज़ें देखकर ही हम मज़दूर को धन व्यय देते हैं, यानी कि मज़दूर को मजदूरी देते हैं। कटौतियों के विषय में निम्न प्रावधान है। श्रमिकों की गलती के लिए उसके एक दिन के वेतन से अधिक राशि का अर्थदंड नहीं जाए, यानी कि अगर कोई श्रमिक कोई गलती करता है तो उसका जो वेतन है वो वन डे का काटा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सैलरी उसकी मजदूरी से अधिक कटौती करें। दंड शुल्क की राशि दंड निधि में जमा होगी। ऐसा नहीं है कि आप अपनी पूंजी में जमा कर लें। जो दंड राशि होगी वो दंड निधि में जमा होगी और यह धन श्रमिकों के हित में खर्च किया जाएगा। जो दंड राशि होगी वो दंड मजदूरों के ऊपर ही खर्च की जाएगी और बाकी उसी के ऊपर डिपेंड रहेगी। मकान किराया, पानी, बिजली के चार्ज की कटौती श्रमिक के वेतन से उसकी रजामंदी पर ही होगी। अगर आप रेंट लेना चाहते हैं, अगर मजदूर से रेंट, पानी का बिल, वाटर का बिल, लाइट बिल, अगर तो ये मजदूर से पूछ कर काटा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप पहले से ही काट लें। आप पहले फुल पेमेंट उसे फुल मजदूरी देंगे, उसके बाद में अगर उसकी इच्छा होगी तब वो आपसे इस पेमेंट को कटवा सकता है। और श्रमिक की रजामंदी होनी ज़रूरी है। श्रमिक चाहे तो इन सुविधाओं को लेने से इनकार भी कर सकता है। यानी कोई श्रमिक है वो ये सारी सुविधा नहीं लेता है, वाटर यूज़ नहीं करता है, लाइट यूज़ नहीं करता है, ठीक है, मकान किराया अपनी झोपड़पट्टी में रह लेता है, रेंट पे नहीं रहना चाहता, तो ये सब मजदूरी के ऊपर डिपेंड करेगा। 15 वर्ष से कम आयु के बाल श्रमिक पर कोई अर्थदंड नहीं लगाया जा सकता। यानी कि 15 वर्ष से कम आयु वाले बाल पर कोई अर्थदंड नहीं लगाया जाएगा। फिर है हमारा नेक्स्ट अधिनियम, नेक्स्ट एक्ट है न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट। यह अधिनियम 1948 में पारित हुआ था और नियोक्ता प्रबंधकों द्वारा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन प्रदान करने के लिए बाध्य करता है। ऐसा अधिनियम विकासशील देशों के लिए जरूरी हो जाता है ताकि प्रबंधक मालिक असहाय श्रमिकों का शोषण ना कर पाए और श्रमिकों का न्यूनतम वेतन इसी आधार पर निर्धारित किया जाता है कि ये भोजन, कपड़ा, मकान आदि की अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा कर सके और समाज में एक भले नागरिक के भांति अपने स्तर के अनुसार जीवन यापन कर सके। न्यूनतम वेतन समय, स्थान, श्रमिक स्तर, बाजार इत्यादि की दृष्टि में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। जैसे मुख्य प्रावधान, न्यूनतम वेतन मजदूरी के निर्धारण पुनरीक्षण के लिए केंद्र सरकार अपनी देखरेख में एक सलाहकार समिति का संगठन करती है जिसमें प्रदेश सरकारों, अर्थशास्त्रियों, नियोक्ता तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को रखा जा सकता है। न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार नियोक्ता प्रबंधकों को अपने श्रमिकों को अदा की गई मजदूरी का सही अभिलेख रखना होता है जिसकी निरीक्षकों द्वारा जांच होती है। दंड, इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर दोषी मालिकों को 6 मास का कारावास और 500 रुपये का अर्थदंड भी भुगतना पड़ता है, ठीक है। और इस अधिनियम के अनुसार श्रमिकों से प्रतिदिन 9 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा और मध्यांतर विश्राम रेस्ट के साथ यह अवधि 12 घंटों से अधिक नहीं होगी। श्रमिकों को सप्ताह में एक दिन सवेतन अवकाश दिया जाएगा। समय पर ये ओवर टाइम में काम करने पर सामान्य दरों से दोगुना दर
दुगना दर पर मजदूरी देय होगी। फिर है श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम या वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। ड्यूटी के दौरान किसी श्रमिक को शारीरिक क्षति पहुंचने पर उसे मुआवजा देने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। अगर किसी को कंस्ट्रक्शन के द्वारा कोई क्षति होती है तो उद्देश्य श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह अधिनियम 1923 में बना था, जिसे व्यापक रूप देने के लिए 1959, 1976 व 1884 में विशेष रूप में संशोधित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई श्रमिक कामगार अपनी ड्यूटी करते हुए किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है और वह भविष्य के लिए पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से अपना कार्य करने के योग्य नहीं रहता अथवा उसकी दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु हो जाती है, तो उसे है उसके आश्रितों को नियोक्ता द्वारा क्षतिपूर्ति करने का प्रावधान है। यह अधिनियम सभी प्रकार के श्रमिकों पर लागू होता है, परंतु सेना के जवानों पर लागू नहीं होता। फिर है हमारा उपयुक्तता। क्षतिपूर्ति की दरें कर्मचारी की आयु, मासिक वेतन, दुर्घटना का प्रारूप, चोट क्षति की प्रकृति इत्यादि के आधार पर निर्धारित की गई है। यदि कोई श्रमिक अपनी लापरवाही से नशे की हालत में सुरक्षा उपायों की अवहेलना करके अथवा अधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन करके कोई शारीरिक क्षति उठाता है तो वह क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा, परंतु दुर्घटना के फलस्वरूप श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को क्षतिपूर्ति लाभ अवश्य देय होगा। यदि अपंगता की अवधि 5 दिन तक है तो श्रमिक को कोई क्षतिपूर्ति अनुमान नहीं है। क्षतिपूर्ति के मामले में वयस्क तथा अल्प वयस्क श्रमिकों में कोई भेद नहीं किया जाता। दुर्घटना के कारण, व्यक्तिगत कारण, यांत्रिक कारण, परिस्थितिकी कारण, ठीक है, व्यक्तिगत कारण कमजोर दृष्टि, शारीरिक थकावट, परेशानी, बेचैनी, कार्य के प्रति लापरवाही, नशे की स्थिति में होना इत्यादि दुर्घटना के कारण हो सकते हैं। फिर है यांत्रिक कारण। यांत्रिक कारण कुछ भी हो सकते हैं। सुरक्षा पेटी का टूट जाना, पार टूलाबंदी का टूट जाना, गतिशील क्रेन की रस्सी का टूट जाना, विद्युत व यांत्रिक उपसर्गों का फेल हो जाना, ठीक है। तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं एक्सीडेंट के। फिर है परिस्थितिकी कारण। ताप, शोर, निखित, संवातन, कम रोशनी, तूफान आदि, आंधी, बाढ़, ओलावृष्टि, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर भी हो सकते हैं कि आंधी तूफान का आ जाना। दुर्घटना के प्रकार। दुर्घटना से व्यक्ति को शारीरिक चोट लग सकती है, उसकी मृत्यु तक हो सकती है। चोट लगने के कारण श्रमिक अस्थायी तौर पर अथवा स्थायी रूप से कार्य करने में असक्षम हो जाता है और क्षतिपूर्ति की राशि चोट के प्रकार तथा शारीरिक असक्षमता के स्तर पर अनुसार निर्धारित की जाती है। क्षतिपूर्ति भुगतान। श्रमिकों को क्षतिपूर्ति की राशि नियोक्ता द्वारा देनी होती है। भुगतान देने के लिए सरकार श्रम आयुक्त लेबर कमिश्नर की नियुक्ति करती है, जो क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित करता है और भुगतान की व्यवस्था करता है, क्योंकि यह कार्य नियोक्ता की इच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता। यदि नियोक्ता क्षतिपूर्ति भुगतान में कोई आनाकानी करता है तो उसे 500 रुपये का अर्थदंड जुर्माना भी देना पड़ सकता है और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने वाले श्रमिक को इसके बाद कोई अन्य चिकित्सा सहायता मान्य नहीं है। क्षतिपूर्ति राशि को अधिनियम में दी गई शर्तों के अतिरिक्त किसी भी स्थिति में कुर्क नहीं किया जा सकता। दुर्घटना की सूचना श्रमिक अथवा उसके परिवार द्वारा 1 सप्ताह के भीतर श्रम आयुक्त को देनी होगी। क्षतिपूर्ति भत्ते की वर्तमान दरों के लिए संबंधित सरकारी कार्यालय से संपर्क करें। ठेका श्रमिक अधिनियम 1917, ये हमारा लास्ट एक्ट है। बंधक श्रमिक। भारत में श्रमिकों की आर्थिक दशा संतोषजनक है, यानी कि इंडिया के अंदर श्रमिक बहुत ज़्यादा, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है इंडिया के अंदर, इसी वजह से श्रमिकों को संतोषजनक नहीं है। बेकारी अधिक। श्रमिकों को वर्ष में 365 दिन काम नहीं मिल पाता। कुछ दिन काम मिलता है, कुछ दिन बेकार रहना पड़ता है। एक जगह कार्य समाप्त हो जाने पर अन्य जगह जाकर काम ढूंढना पड़ता है। बेकारी के दिनों में उसके पास भोजन के लिए भी पैसे नहीं जुड़ पाते। कुछ चालक, ठेकेदार व अन्य लोग श्रमिक की इस स्थिति का लाभ उठाते हैं। उन्हें बहुत ही कम दिहाड़ी अथवा श्रम देकर ठेके पर रख लेते हैं, क्योंकि इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। किसी को काम नहीं मिल रहा है तो अगर वही काम वो 400 रुपये में कर रहा है तो उसी से क्या होगा, वो 50 रुपये में करने को तैयार हो जाएगा। तो ये हमारे बंधक श्रमिक एक्ट 1970 कॉन्ट्रैक्टर लेबर एक्ट के अकॉर्डिंग आता है और इस प्रकार काम पर रखे गए श्रमिक बंधक मजदूर कहलाते हैं। बंधक मजदूरों की दशा दहाड़ी पर काम करने वाले श्रमिकों से भी बदतर होती है। उनको मजदूरी बहुत कम मिलती है। वे प्रायः निर्माण स्थल पर कच्ची झोपड़ियाँ डालकर पड़े रहते हैं। इन झुग्गी झोपड़ियों में रोशनी, हवा, पानी,
हवा पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव रहता है और परिस्थितियाँ अस्वस्थ होती हैं। अधिनियम बंधक श्रम, ठेका तथा अन्य श्रम ठेकों को निर्धारित करने और ठेका श्रमिकों कार्य शर्तों को सुधारने के लिए सरकार ने 1970 में यह अधिनियम बनाया था। यह अधिनियम 20 तथा अथवा इससे अधिक ठेका पर काम करने वाले श्रमिकों पर लागू होता है, परंतु दिहाड़ी श्रमिकों पर लागू नहीं होता। राइट, सेशनल कंस्ट्रक्शन। फिर है प्रावधान। इस अधिनियम के अनुसार श्रम ठेका लेने वाले ठेकेदारों को प्राधिकारी से अपना पंजीकरण करवाकर लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। श्रमिकों को भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाता है। यदि ठेकेदार श्रमिकों को समय पर अथवा पूर्ण भुगतान नहीं करता तो परियोजना व स्वामी प्रबंधक स्वयं भुगतान करेगा। यह धनराशि ठेकेदार के बिलों से काट वसूल कर लेगा और ठेकेदार ठेका श्रमिकों को निम्न सुविधाएं श्रम कल्याण के अंतर्गत प्रदान करेगा। फिर है श्रमिकों को रात्रि के विश्राम करने के लिए कार्यस्थल पर उपयुक्त झोपड़ी ठिकाने बनाकर देगा। ठीक है, प्रत्येक श्रमिक को 12 वर्ग मीटर की दर से अपरिचित स्थान उपलब्ध कराएगा। श्रमिकों को नहाने धोने शौचालय इत्यादि के प्रसाधन कक्ष की व्यवस्था करेगा। यदि निर्माण कार्य का श्रमिकों की संख्या 20 से अधिक है तो उनके बच्चों के लिए शिशु घर की भी व्यवस्था करेगा। ठीक है, फिर सोशल सिक्योरिटी। सामाजिक सुरक्षा का अर्थ है समाज में रहने वाले व्यक्ति को बहरित होकर अपनी जीविका चलाने के लिए रोजगार तथा काम की गारंटी है। सभी नागरिक को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, क्योंकि यदि व्यक्ति है तो समाज और समाज सरकार भी है। सुरक्षा के लिए सार्वजनिक कोष स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो जाते हैं जिससे सरकार, उद्योगपति, श्रमिक सभी मिलकर अंशदान करते हैं। यह धन श्रमिकों को बेकारी, बेरोजगारी, बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु, शिशु रक्षा, मातृत्व कल्याण इत्यादि कार्यों पर व्यय किया जाता है। कभी सोने की चिड़िया कहलाने वाला यह भारत एक गरीब देश है। यहाँ पर ऐसे श्रमिक मजदूरों की संख्या अधिक है जो रोजाना कमाते हैं और खाते हैं। जिस देश श्रमिक को काम नहीं मिलता उस दिन उसे रोटी की चिंता सताती है। मजदूर वर्ग की आर्थिक दशा शोचनीय है। उसे गंदी बस्तियों में, झुग्गियों में रहना पड़ता है जहाँ बीमारियों का प्रकोप है। वह इतना धन नहीं जुटा पाता कि अपने जीवन स्तर पर ऊपर उठा सके और कठिन समय के लिए कुछ बचा सके। अतः उसे सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार की ओर देखना पड़ता है। बिखरते और टूटते हुए संयुक्त परिवार, गांव से शहरों की ओर लोग दौड़, उद्योगपति, पूंजीपतियों व श्रमिकों के प्रति पुराना गुलामी दृष्टिकोण, प्राकृतिक विपदाएं इत्यादि अनेक कारणों से अब सामाजिक सुरक्षा का महत्व और भी बढ़ गया है और समाजवादी समाज की स्थापना के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था आवश्यक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही हम पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। लेबर के बारे में अभी तक हमने एक्ट के बारे में डिस्कस किया था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।